हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स यूनिट 5 का प्रैक्टिकल। आई होप आपने यूनिट 4 तक का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। इसके अलावा यूनिट 5 की जो थ्योरी वाली वीडियो थी वो भी पढ़ ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन क्या होता है ये मैंने थ्योरी वाली वीडियो में आपको बताया था। मैं ये होप कर रही हूँ और ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने वो थ्योरी वाली वीडियो में सारी चीजें समझ ली हैं और उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल वीडियो देखने आए। तो बेसिकली भी थोड़ा बहुत तो मैं बता ही देती हूँ। तो रिग्रेशन में क्या होता है कि हम एक लीनियर रिलेशनशिप या एक लीनियर मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल हम यहाँ जनरली लेते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू की हेल्प से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, जो हम अभी बाद में सीखेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम वो मॉडल बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक है सेल्स रेवेन्यू और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब वेरिएबल का मॉडल बनाने से पहले हमें इसका डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो अब डेटा फ्रेम बनाते हैं। डेटा फ्रेम कैसे बनता है गाइस, आपको याद है ना डेटा फ्रेम कैसे बनता है? मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल में ही बताया था। डेटा फ्रेम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? डेटा डॉट फ्रेम। डेटा डॉट फ्रेम हम यूज करेंगे। यहाँ पे अपने दोनों वेरिएबल हम इसमें लिख देंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल वी, कॉमा लगा के हमने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, ये आ गए हमारे दो वेरिएबल। अब यहाँ में इसको हम लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ हम इसको रन करा देंगे। इतना हमने रन करा दिया। अब हमारा डेटा फ्रेम बन गया, बट डेटा फ्रेम कैसा दिखता है ये भी तो हमें देखना है ना। तो हम यहाँ पे डेटा फ्रेम लिख के इसको रन कराएंगे और हमारा ये डेटा फ्रेम ऐसे बन के आ गया। इट्स अ काइंड ऑफ टेबल, टेबल की तरह ही होता है। और जब आपने पहले स्टार्ट में रिग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दो वेरिएबल के बीच का जब हम रिग्रेशन निकालते हैं तो हमें टेबुलर फॉर्म में वो चाहिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद इतना तो मैंने आपको पहले भी सिखा दिया था। अब इसके बाद का जो चीज है ना वो आपको ध्यान से समझना है। अब हम मॉडल बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल। अब देखो, मॉडल बनाने के लिए हम यूज करते हैं एलएम फंक्शन का। एलएम फंक्शन हम लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल डालने हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। जो पहला वेरिएबल होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल दे रही हूँ सेल्स रेवेन्यू को। तो यहाँ पे मैंने सेल्स रेवेन्यू लिख दिया। गाइस आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार वेरिएबल को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू लिखा और यहाँ पे सेल्स का एस छोटा हो गया तो मेरी एरर आ जाएगी, और मेरे को जल्दी जल्दी में एग्जाम में तो बहुत ज्यादा जल्दी होती है तो पता भी नहीं चलेगा और मैं पैनिक भी कर सकती हूँ ना। तो इसीलिए मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप कॉपी पेस्ट करो। देखो ये मैंने लिख दिया है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें लगाना है ऐसा मार्क। ठीक है, ये आपको लगाना है और फिर लिखना है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर कॉमा लगा के हमें डेटा डिफाइन करना है। तो हमारा डेटा यहाँ पे क्या है? डेटा फ्रेम। ठीक है, हमने डेटा जो पूरा अपना करा है वो डेटा फ्रेम में तो करा है, तो डेटा इज इक्वल टू डेटा। इतना होने के बाद हमारा ये मॉडल पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं इसको रन करा लेती हूँ। ठीक है, अब इसकी मॉडल की मेरे को क्या निकालनी है? समरी निकालनी है। मॉडल की समरी निकालनी है, तभी मेरे को पता चलेगा कि इस मॉडल से क्या क्या मेरे को वेरिएबल मिले हैं और क्या इसमें चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई है। तो मॉडल समरी रख के भी मैं इसको रन करा दूंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी मॉडल की समरी आ गई है। यहाँ पे रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर आ गया है। ठीक है, और एस्टिमेटेड एरर, पी वैल्यू, टी वैल्यू, मल्टीपल आर स्क्वायर्ड आ गया है, एडजस्टेड आर स्क्वायर, पी वैल्यू वगैरह सब कुछ आ गया। ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा कि रिग्रेशन फाइंड करो, तो आपको इतना काम करना है। ये जो अब तक का मैंने काम करा है ना, ये आपको पूरा रिग्रेशन का काम करना है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। मान लो कि हमारे पास दो वेरिएबल नहीं तीन वेरिएबल हुए, जो कि मल्टीपल रिग्रेशन का केस है। ये तो अभी लीनियर रिग्रेशन है, ये कहूँ सिंपल रिग्रेशन है। तो अगर मल्टीपल रिग्रेशन आता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? मल्टीपल रिग्रेशन निकालने के लिए, मल्टी रिग्रेशन मॉडल को फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने अब तीन वेरिएबल ले लिए, सेल्स रेवेन्यू, एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस डिस्काउंट। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल अभी भी सिर्फ सेल्स रेवेन्यू है, लेकिन इस बार हमारी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एडवर्टाइजिंग भी है और प्राइस डिस्काउंट भी है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं कि कैसे हम इसे करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका बनाएंगे डेटा फ्रेम, जैसे हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हो अगर आप लैपटॉप खोल के बैठे हो कि किस तरीके से यहाँ पे इसका डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे अब तीन वेरिएबल डालेंगे। ठीक है, फटाफट कॉपी पेस्ट करके तीनों वेरिएबल को हम डाल देते हैं विद द सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉपी पेस्ट करके मेरा एडवर्टाइजिंग भी आ गया,
सेपरेटेड बाय कॉमा, और लास्ट वेरिएबल जो प्राइस डिस्काउंट है उसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको करा देते हैं हम रन। इसको रन कराने से पहले ना इस पूरे को मुझे रन कराना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मेरा रन हो गया, आप देख सकते हो। देन उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो डेटा फ्रेम था ये किस तरीके से आया है, तो इसको हम यहाँ पे रन करा देंगे। आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमारा पूरा डेटा फ्रेम बन चुका है। अब हमें आगे बढ़ना है और मॉडल बनाना है, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं मॉडल। मॉडल बनाना है हमें, तो देखो इसको मैं मॉडल 2 के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, मॉडल 2, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मॉडल 2, ओके। ठीक है, मॉडल 2 के नाम से मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमें स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है, एलएम फंक्शन का यूज करना है। अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सेल्स रेवेन्यू। इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ये वाला मार्क लगाना है और फिर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को लिखना है। तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टाइजिंग हो गया। अब हमें एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे लेना है, कौन सा? प्राइस डिस्काउंट। तो उसको लिखने से पहले हमें यहाँ पे ऐड का सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐड का सिंबल लगाएंगे और हमारा जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस डिस्काउंट, उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इतना होने के बाद हमें कॉमा लगाना है और डेटा डिफाइन करना है। हमारा डेटा क्या है? डेटा हमारा है डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा हमारा क्या है? डेटा फ्रेम। और यहाँ पे हम इसको रन करा देंगे। अब हमें इस मॉडल की निकालनी है समरी, ताकि हमें सारे वेरिएबल्स पता चल जाए। इस मॉडल की समरी निकाल के आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका समरी आ चुका है। अगर आपको 3 वेरिएबल दिए जाएं, क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको 3 वेरिएबल दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, और आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल निकालना है, तो आपको ये पूरा काम करना है जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक करा। इतना होने के बाद आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको मल्टीक्लोनैरिटी निकालनी है। अब मल्टीक्लोनैरिटी निकालने का कैसे तरीका होता है, अब इसको समझते हैं। तो मल्टीक्लोनैरिटी टेस्ट हम किस तरीके से करेंगे? मल्टीक्लोनैरिटी को टेस्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन का यूज करना पड़ता है, दैट इज VIF फंक्शन। अब ये मैम VIF फंक्शन कहाँ मिलता है? तो देखो VIF फंक्शन के लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज? कार पैकेज। तो आपको लिखना पड़ेगा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस पैकेज। ठीक है, और कौन सा पैकेज हमें इंस्टॉल करना है? कार पैकेज इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। यहाँ पे मैंने पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है तो इसलिए इस तरीके से आ रहा है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको लिखने के बाद, इस सिंटेक्स को लिखने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा। देखो एक बार आपने पैकेज इंस्टॉल करा लिया ना, तो बार बार इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको ये वाला सिंटेक्स नहीं लिखना होता, आपको बस पैकेज करंट इंटरफेस में लोड कराना होता है। और करंट इंटरफेस में लोड कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप इतने टाइम से वीडियो देख रहे हो, है ना, अच्छे से पढ़ रहे हो। हमको लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पैकेज को लोड करा लिया। अब हमें क्या करना है कि VIF मॉडल को यूज करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे VIF। ठीक है, VIF फंक्शन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें मॉडल डालना है, तो हम किसका निकाल रहे हैं? हम पहले अपने ऊपर वाले मॉडल का निकालते हैं, दैट इज मॉडल दिस, इसका निकालेंगे। तो हम यहाँ पे VIF लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने अपने मॉडल का नाम और हमने इसको करा दिया रन। ठीक है, यहाँ पे कुछ है, मॉडल कंटेन फ्यूअर देन 2 टर्म्स। ओके, तो इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि आपको मल्टीक्लोनैरिटी टेस्ट करनी है कि आपका जो भी ये मॉडल है रिग्रेशन का, ये जो आपका मॉडल है इसमें मल्टीक्लोनैरिटी है या नहीं। एक चीज का ध्यान रखना कि मल्टीक्लोनैरिटी सिर्फ वहां टेस्ट करनी होती है जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो। आप ये ऊपर वाले मॉडल में टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है, एडवर्टाइजिंग, है ना। लेकिन नीचे वाले मॉडल में आप टेस्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, एडवर्टाइजिंग और प्राइस डिस्काउंट। अब मैम ये टेस्ट कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम VIF फंक्शन का यूज करते हैं। अब VIF फंक्शन आपका होता है कार पैकेज में, तो आपको कार पैकेज इंस्टॉल कराना पड़ता है। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस में आपको इस तरीके से लिखना होता है कार। ठीक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे दोबारा रन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली इसको लोड करा लूंगी विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको लोड करा लिया, इसको एक बार लोड करा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? VIF फंक्शन लिखूंगी और जो भी मेरा मॉडल है, जिस भी मॉडल को मैंने टेस्ट करना है उसका नाम लिख दूंगी। तो यहाँ पे मेरे मॉडल का नाम क्या है? मॉडल 2। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करा लूंगी, तो यहाँ पे मेरा जो मल्टीक्लोनैरिटी है वो हमारी निकल के आ गई है। ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी इंटरप्रिटेशन। देखो अगर आपको कभी भी मल्टीक्लोनैरिटी टेस्ट करने को आता है तो आपके इसको इंटरप्रिटेट जरूर करके आना है। तो इंटरप्रिटेशन में हम क्या लिखेंगे कि सिंस VIF वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी है तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर VIF की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाती है तो ये बहुत ही सीरियस मल्टीक्लोनैरिटी होती है। ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से ज्यादा है तो मतलब मल्टीक्लोनैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ तो हमारी वैल्यू 96 है तो मतलब हमारे तो बहुत ही सीरियस मल्टीक्लोनैरिटी है, ग्रेटर देन 10। सो देयर इज existence of मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आपको इतनी चीज यहाँ पे लिख कर आनी है। अब इसके बाद हमें एक दूसरा टेस्ट सीखना है, दैट इज हेट्रोकोडास्टिसिटी टेस्ट। अब देखो इस टेस्ट को करने के लिए हमें एक दूसरा पैकेज इंस्टॉल कराना होता है। क्या होता है वो पैकेज? तो हमारे पैकेज का नाम है LM टेस्ट। ठीक है, LM टेस्ट नाम से हमें एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कराना होता है। और हेट्रोकोडास्टिसिटी टेस्ट के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम होता है BP टेस्ट। BP टेस्ट, ठीक है, BP टेस्ट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाला पैकेज इंस्टॉल कराना होगा, उसके बाद हमें इसे लोड करना होगा। ठीक है, करंट इंटरफेस में इसे लोड कर लेंगे LM टेस्ट। यहाँ पे मैंने पैकेज लोड कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि हमें ना यहाँ पे अब BP टेस्ट लगाना है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे BP टेस्ट लिखना है। जिस मॉडल पे BP टेस्ट लगाना है उस मॉडल का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो हमारे मॉडल का नाम है मॉडल 2, हम उसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बहुत ही जरूरी है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी BP वैल्यू है वो 0.05 से बड़ी आ रही है। अगर हमारी जो BP टेस्ट की वैल्यू है, जो ये वैल्यू है वो 0.05 से बड़ी आती है, मतलब हेट्रोकोडास्टिसिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमें बस यही वाली जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे लिख देनी है। तो हमें बस यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है, सिंस BP टेस्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हेट्रोकोडास्टिसिटी। ठीक है, मॉडल बनाने के बाद और सारे टेस्ट करने के बाद आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपको रिग्रेशन लाइन जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करके दिखानी है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट बतानी है। देखो दोनों ही चीज जो है सिमिलर होती है, सेम ही होती है, तो कुछ भी बोले आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सेम ही काम करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दो मेथड सिखाने वाली हूँ इस काम को करने के। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी गाइस, मैंने आपको जो पिछला यूनिट कराया था जहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनवाए थे, वहां मैंने ggplot लाइब्रेरी का यूज किया था। वो लाइब्रेरी काफी हार्ड होती है, बट यहाँ पे मैं बेसिक आर फंक्शन जो होते हैं ना प्लॉट के, वो यूज करने वाली हूँ। मैम फिर वो क्यों सिखाई? वो इसलिए सिखाई क्योंकि कई बार ड्यू कंपल्सरी कर देता है कि आपको ggplot लाइब्रेरी से ही चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। बट यहाँ पे आपको कभी भी जब प्लॉट करने को देगा रिग्रेशन लाइन तो कंपल्शन नहीं करेगा। तो मैं क्यों ही चीजें आपके लिए मुश्किल बनाऊं, अगर आराम से सिंपली चीजें हो सकती हैं, आपको याद करने में भी आसान पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है कि अगर आप ऑलरेडी इतना काम कर चुके हो, मतलब आपने ऑलरेडी जो मॉडल है वो बना लिया है पूरा, ये कैसे हो गया यहाँ पे हट गया, ठीक है। तो अगर आप इतना काम कर चुके हो, आप ऑलरेडी इतना मॉडल पहले से बना चुके हो, तो उसके बाद आपको सिर्फ ये करना है जो मैं आपको मेथड 1 में सिखा रही हूँ। आपको यहाँ लिखना है प्लॉट। प्लॉट जो है आर का बेसिक फंक्शन है कुछ भी ग्राफ वगैरह प्लॉट करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे लिखना है अपना जो पहला वाला वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, हमारा पहला वाला वेरिएबल क्या है? एडवर्टाइजिंग। ध्यान रखना पहले आपको डिपेंडेंट वेरिएबल ही लिखना है, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, वरना फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि अगर आप इसे इंटरचेंज कर देते हो तो दिक्कत क्या आती है। अभी आप बस ये देखो कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर आपको आगे लिखना है AB लाइन। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, AB लाइन। फिर यहाँ पे आपको अपने मॉडल का नाम मेंशन करना है, मैंने तो मॉडल का नाम मॉडल ही रखा है। देन उसके बाद आपको कलर मेंशन करना है कि आपको जो अपनी लाइन है वो कौन से कलर में चाहिए। तो मुझे रेड कलर में चाहिए, मैं यहाँ रेड मेंशन कर रही हूँ। अब मैं इसको रन कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा ये बन के आ गया। बेसिकली मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ये दोनों को प्लॉट कराया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिग्रेशन लाइन को ऐड करा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको देखो इस फिर से करके दिखाती हूँ। यस, ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी सिर्फ यहाँ पे प्लॉटिंग हुई है। AB लाइन की हेल्प से जो हमने मॉडल निकाला था उसकी रिग्रेशन लाइन हमने यहाँ पे ऐड कराई है।
अब मैम आप बता रहे थे कि उल्टा कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैं आपको यहाँ पे इनको इंटरचेंज करके दिखाती हूँ। ये एडवर्टाइजिंग वाला वेरिएबल है, ये मैंने कट किया, ठीक है, ठीक है, ये कट करके मैं पीछे लिख देती हूँ, बाद में लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया, लेकिन जब मैं लाइन बनाने जाऊंगी तो लाइन आएगी ही नहीं, ये आपको दिक्कत होगी। और यहाँ पे पहले अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू आ रहा होगा और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आ रहा होगा, बट यहाँ पे अब ये उल्टा हो गया। और क्योंकि आपका जो मॉडल है वो इन उल्टी टर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपकी लाइन नहीं आ रही। तो ध्यान रखना, पहले आपको डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है। ये तो हो गया हमारा मेथड 1। अब आते हैं मेथड 2 पे, ठीक है। यहाँ पे अब हम करेंगे मेथड 2। अब मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता चल गया कि आपको रिग्रेशन मॉडल भी बनाना है, उसके साथ साथ आपको रिग्रेशन लाइन भी प्लॉट करनी है। तो आपने सोचा कि अलग अलग काम क्यों करना है, थोड़ा सिंपल सा कोड लिखते हैं। तो वो सिंपल सा कोड देखो कैसे लिखा जाएगा। हमें लिखना है मॉडल, देन उसके बाद हमारी जो पहली डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको लिखना है, उसके बाद हमें अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, दैट इज सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इतना करने के बाद हमें नीचे आना है, मेन लिखना है। अब ये मेन क्या है, देखो ये तो आप ऊपर वाले मॉडल में भी लिख सकते हो। अगर आपको हेडिंग प्रोवाइड करनी है ना अपने ग्राफ को हेडिंग, तो आप ये लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिग्रेशन प्लॉट, ठीक है। ये मेरा मैंने नाम प्रोवाइड कर दिया, देन उसके बाद कॉमा लगाया। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए और वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए। ये आप ऊपर वाले मॉडल में भी कर सकते हो, ये सारी चीजें तो सेम ही है, आप इसे ऊपर भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये स्पेस नहीं रहना चाहिए। देन उसके बाद अब मैं लिखती हूँ कि वाई लैब पे क्या आना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे हमारा आना चाहिए सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। अब मैं इसको रन करा देती हूँ, यहां रखूंगी कर्सर एंड यहाँ पे मैंने इसे रन करा दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा प्लॉटिंग तो हो गई है, लेकिन लाइन ऐड नहीं हुई है। तो अब हम फिर से ए बी लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। बट अब पहले तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल लिख दिया था, बट अब तो हमने मॉडल बनाया ही नहीं है पहले से, है ना। तो हम ए बी लाइन के फंक्शन के अंदर ही मॉडल क्रिएट करेंगे। कैसे, सेम जैसे करते हैं, एलएम फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद अपना जो भी हमारा वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको लिखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे। देन उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, दैट इज एडवर्टाइजिंग, ठीक है। देन उसके बाद बताएंगे डेटा क्या है यहाँ पे। तो डेटा नहीं बताना, डेटा के बगैर ही काम चल जाएगा, तो यहाँ पे आपको इतना करना है। एंड देन यहाँ पे हम एक कलर और डिफाइन करना है, लाइन का कलर भी तो डिफाइन करते थे ना, तो हम यहाँ पे कलर डिफाइन करेंगे अपनी लाइन का, दैट इज वी नीड अ लाइन इन ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर में हमें लाइन चाहिए। लाइन की विड्थ भी डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको करनी है तो कर दो, वरना कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि लाइन विड्थ भी डिफाइन करो, तो यहाँ पे आपको LWD फंक्शन यूज करना होगा। यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं इसे रन कर देती हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी रिग्रेशन लाइन आ गई है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो विड्थ यहाँ पे चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। मैंने 2 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 करके इसे रन करा लेते हैं, ये आपको चेंज होती है दिखाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्लॉट करना है। ये 2 मेथड होते हैं। अगर आपको सिर्फ लाइन प्लॉट करने के लिए आता है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको मॉडल बनाने के बाद, मॉडल की पूरी समरी निकालने के बाद प्लॉट करने के लिए आता है, तो आप कुछ इस तरीके से पूरी मॉडल की समरी निकाल सकते हो एंड देन यहाँ पे ये 2 लाइन का कोड लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। सो आगे हमें देखना है कि किस तरीके से हम जो वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो देखो इसके लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 2 डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि क्या क्या काम करना पड़ेगा पहले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपको 2 वेरिएबल लेने हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। उसके बाद आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, मॉडल क्रिएट करना है। इतना करने के बाद आप समरी मत निकालना, बस मॉडल क्रिएट कर देना।
इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू डेटा करके कोई वेरिएबल लेना है, कोई भी नाम से आप वेरिएबल ले सकते हो। इसके अंदर आपको न्यू डेटा डालना है। न्यू डेटा मतलब अपने डेटा फ्रेम के अंदर आपको कुछ नया डेटा डालना है। डेटा फ्रेम के अंदर हम कुछ नया डेटा डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं नया डेटा? जो हमारा एडवर्टाइजिंग था, एडवर्टाइजिंग हमारी क्या थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, कुछ नई वैल्यू उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, तो वैल्यू क्या क्या होंगी, दैट इज 50, 100, अपनी मर्जी से आप कुछ भी डाल सकते हो, 50, 100, 80, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दी है, ओके। और इसको मैं रन करा देती हूँ। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वो कैसा हो गया। तो देखो हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से ही है, पहली जितनी वैल्यू थी उतनी ही है। हमने बस यहाँ पे नया डेटा लिखा है, ओके, नया डेटा एक कराया है। तो न्यू डेटा को कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू डेटा देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो देखो नया डेटा हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ये नया डेटा वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू है, एडवर्टाइजिंग की, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन मॉडल। हमने रिग्रेशन मॉडल बनाया था ना, इसकी हेल्प से। तो अब देखो प्रिडिक्शन कैसे होगी। हमें यहाँ पे फंक्शन लगाना है प्रिडिक्ट। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। प्रिडिक्ट फंक्शन लगाना है। उसके बाद हमें अपने मॉडल का नाम लिखना है, जिस मॉडल की हेल्प से हम वैल्यू प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो हमारे मॉडल का नाम है मॉडल, तो हमने मॉडल लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि न्यू डेटा की वैल्यू देनी है। न्यू डेटा की वैल्यू देनी है। अब हमने न्यू डेटा की वैल्यू क्या नाम रखा है, न्यू डेटा ही रखा है, तो हम इसी को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हमने न्यू डेटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दी और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिडिक्ट होके आ गई। देखो एडवर्टाइजिंग अगर 50 रुपए की एक्सपेंडिचर होगी, देन उसके बाद हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है वो 5454 होगा, ठीक है। अगर 100 होगा तो 1181 होगा, और 80 होगा तो 890 होगा। ये हमारी जो नई वैल्यू है वो प्रिडिक्ट होके आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि आपकी न्यू डेटा वैल्यू ये है, न्यू डेटा वैल्यू भी वो खुद ही प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि आपने मॉडल बनाना है, देन उसके बाद आपने वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, आपने टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि क्या क्या चीजें ऐसे होनी है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई हो। देखो गाइज, अब तक आपका जो यूनिट 5 का पूरा प्रैक्टिकल है वो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियरली मेंशन करना चाहती हूँ कि यूनिट 5 के अंदर ना एक टॉपिक और है, टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, जो मुझे लगता है, और मेरे को जेन्युइनली लगता है कि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको उसे समझने में भी काफी दिक्कत होगी। अब मैम आप ये टॉपिक क्यों नहीं करा रही हूँ, तो देखो मैं करा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ड्यू के कॉलेजेस में पिछले सालों में टेक्सचुअल एनालिसिस नहीं पूछा गया है। अब अगर आपके टीचर ने टेक्सचुअल एनालिसिस कराया है तो आपको प्रिपेयर करके जाना जरूर है। बट अगर आपके टीचर ने क्लास में नहीं कराया है तो आप टेक्सचुअल एनालिसिस छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इतने सालों में तो मैंने नहीं देखा कि टेक्सचुअल एनालिसिस का कंपलसरी क्वेश्चन आया ही आया है। क्योंकि टेक्सचुअल एनालिसिस का क्वेश्चन अगर पूछा भी गया है तो चॉइस में पूछा गया है। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी टीचर ने आपको प्रैक्टिकल में टेक्सचुअल एनालिसिस कराया है तो आपको करके जाना है, आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते। वरना अब तक जो मैंने कराया है ना, वही जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक तो यही सब पूछा गया है कि आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी है, रिग्रेशन की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, और ये टेस्ट लगा के इनकी चीजें निकालनी है, इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए, और यहाँ पे प्लॉट करने को आता है हद से, ठीक है। मैं तो इतना ही करा रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि टेक्सचुअल एनालिसिस में आपको कराऊं और आपके दिमाग में सब कुछ गोल मट्टा हो जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं टेक्सचुअल एनालिसिस भी आपको कराऊं क्योंकि आपके टीचर ने आपको कराया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं फॉर टीचिंग द टेक्सचुअल एनालिसिस, तो मैं वो भी करा दूंगी। अब तक आपका पूरा प्रैक्टिकल जो है यूनिट 5 का वो कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये पूरा जो हमने सीखा है इसकी वो चाहिए, मतलब ये शीट चाहिए आपको, तो ये आपको मिल सकती है। आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहां से आप इसको ले सकते हो। थैंक यू।